सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात मेरे दोस्त। कैसे हो सब? मज़े में? सब खैरियत? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हो रही होगी ना। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा दो। अब बहुत धीरे चलने का टाइम नहीं है बाबू। अब वो टाइम है जब थोड़ा बहुत अपने आप को दौड़ाओ, दौड़ाने का टाइम आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इतना तेज़ दौड़ोगे कि चेतक बन जाओगे और किसी भी नाले को पार कर जाओगे, है ना। इन्हीं अच्छी बातों के साथ करते हैं चैप्टर की शुरुआत और करते हैं राजनीति, सीखते हैं वो कुछ बातें जो हम सीख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चैप्टर है राजनीति विज्ञान 10th का, लोकतंत्र और प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये कंपटीशन किस बात का, क्यों, क्या ये जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों, और इसके परिणाम अगर हैं तो क्या सही है क्या गलत है, इन सभी पहलुओं पे बात करते हुए हम लोग चैप्टर के ओवरव्यू, पूरे समरी को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी समरी सीरीज चल रहा है ना मेरे दोस्त, एग्जाम का टाइम है। देखो, परिचय, लोकतंत्र में विविधता और विभाजन। लोकतंत्र में विविधता और विभाजन मतलब क्या हुआ बाबू? मतलब ये है कि लोकतंत्र में जब तक विविधता नहीं होगा, विविधता मतलब बदलाव, अलग अलग, ठीक है, और विभाजन, बंटवारा नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र बनेगा ही नहीं। मतलब कि सीधी सी बात, किसी एक ही राजनीतिक पार्टी के हाथ में सत्ता आ जाए तो सब काम लोक कल्याण के लिए करे, जरूरी तो नहीं है ना। वो कुछ काम ऐसा भी तो कर सकता है, उस पार्टी के द्वारा कुछ ऐसा भी तो काम होगा जो काम क्या समाज कल्याण के लिए ना हो के उस पार्टी विशेष के कल्याण के लिए हो जाए, है ना। ठीक है, लोकतंत्र समाज की विविधता को स्वीकार करता है, ठीक है, लेकिन सामाजिक विभाजन जैसे जाति, धर्म, भाषा और नस्ल राजनीति में प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी बिहार में चुनाव है, जातीय जनगणना ले लो या पार्टी के जो कैंडिडेट है या जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो समीकरण है, किसी को भी टिकट देने से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इस विधानसभा में किस वर्ग का कितना वोट है, तो किस कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा किया जाए या किस पार्टी विशेष को खड़ा किया जाए, जिससे कि जीत के चांस बढ़ जाए, ये क्या है? प्रतिस्पर्धा और विभाजन के रूप को दिखाता है कि कैसे एक ही क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा में रहने वाले लोग, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को बदल देती है। किसके आधार पे बाबू? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत स्पष्ट बात है ना, बहुत स्पष्ट बात है। सामाजिक विभाजन दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बाबू? कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है ओवरलैपिंग, परस्पर ओवरलैपिंग। विभिन्न समूहों के हित आपस में जुड़े होते हैं। जैसे भारत में धनी गरीब सभी वर्गों में पाए जाते हैं, इससे एकता मजबूत होती है। ये तो बात सही है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो खाली अमीर होगा, राजपूत है तो सिर्फ अमीर होगा, और हरिजन है तो सिर्फ गरीब होगा, है ना। या फिर मतलब बड़े समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, निचले और दलित महादलित लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो है एकता के रूप में। ये चीज़ें तो आप देख सकते हो कि सभी जाति और धर्म में ये चीज़ें नहीं है कि मतलब जो बड़ा है, जो सामाजिक परिवेश में अपने आप को बड़ा बना के रखा है, जाति में अपने आप को उच्च जाति का मानता है, वर्ग में जो अपने आप को कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग में मानता है, तो हर तरीके से उच्च हो, ये विशेषाधिकार तो नहीं है, ये विशेषाधिकार तो नहीं है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू? एक हरिजन को भी IAS ऑफिसर बनते हुए आप देख सकते हो, और एक ब्राह्मण को भी झाड़ू लगाते सफाई कर्मी बनते हुए देख सकते हो। बातें स्पष्ट है, समझ में आ रही है? ठीक है। क्रॉस कटिंग का मतलब क्या होता है? विभाजन गहरे होते हैं और संघर्ष बढ़ाते हैं। जैसे उत्तरी आयरलैंड में कैथलिक और प्रोटेस्ट के बीच। अब देखो, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी है, अंतर्राष्ट्रीय। अब इसका मतलब क्या है? विभाजन गहरे होते हैं और संघर्ष बढ़ाते हैं। अब एक ही बताओ, एक ही जगह पे एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग अगर दो पार्टी को सपोर्ट करें, उसमें से कुछ लोग
अलग विचारधारा से अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और कुछ लोग अलग विचारधारा से किसी अलग पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हो, दोनों के विचार अलग अलग हो, तो सोचो वहां पे विभाजन लंबा होगा, संघर्ष बड़ा होगा और परिणाम भी बड़ा अद्भुत होगा, क्योंकि टक्कर कांटे की होगी ना बाबू। ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देती है। कौन सा रूप देती है बाबू? राजनीतिक रूप देती है, लेकिन यह संघर्ष को हिंसा बदलने के बजाय शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बदल देती है। ठीक है। लेकिन ये चीजें आज के संदर्भ में थोड़ी सी गलत हो जाएगी ना, क्योंकि आज लोग अपने ये जो प्रतिस्पर्धा वाला बात है या अपने पार्टी के सोच को लेके इस तरीके से लोग मतलब अपने आप को इस तरीके से अपने आप को मतलब उसके प्रति समर्पित कर दिए हैं कि किसी अपने से भी विचार न मिलने के वजह से वो आपस में लड़ने से कतराते नहीं है। बात समझ आ रही है ना बाबू? वो बिल्कुल नहीं कतराते इस चीज से। उदाहरण, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। उदाहरण देखो कैसे, समझो। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। दो प्रमुख समूह कैथोलिक राष्ट्रीयवादी आयरलैंड से जुड़ना चाहते हैं, वही प्रोटेस्ट मतलब जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है कि वो आयरलैंड से नहीं, वो ब्रिटेन से जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही परिवेश में रहने वाले कुछ लोगों को अपने देश से प्रेम है तो अपने देश से नफरत है। वो ब्रिटेन से जुड़ना चाहते हैं न कि आयरलैंड से, जबकि वहाँ के जो क्या है राष्ट्रवादी हैं वो अपने देश से जुड़ना चाहते हैं न कि ब्रिटेन से। बात समझ में आ गया? 1960-70 के दशक में हिंसक संघर्ष, 3500 से अधिक लोगों की मौत। मैंने ये बातें तो अभी बताई आपको। ये बातें देखो, राजनीति में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, विचारों की अभिव्यक्ति सबकी है भाई, सब आजाद हैं अपने अपने तरीके से सोचने के लिए, करने के लिए, लेकिन उसके लिए हिंसक रूप हो, ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने बातों को रखने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, है ना। अब मानना नहीं मानना ये भी तो आपका अधिकार है, ये तो लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला है, तो फिर उसके लिए आप खून क्यों बहा रहे हो अपना और दूसरे का? भाई आपके जबरदस्ती से कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता और आपके अपोज करने से वो सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब आपका अपना है भाई, उसका अपना है, क्यों ही लड़ना इसके लिए? क्या मतलब है, क्या जरूरी है? ठीक है, बातें स्पष्ट है। 1998 में गुड फ्राइडे समझौता, शांति स्थापित हुई लेकिन विभाजन आज भी बरकरार। जो हिंसक रूप था वो तो थम गया, लेकिन आज भी क्या है बाबू, क्या है मेरे दोस्त, क्या है? आज भी बरकरार है। क्या चीज? विभाजन। नीदरलैंड का उदाहरण, अभी आयरलैंड का देखे, अब नीदरलैंड का देखो। अभी हम लोगों ने आयरलैंड को देखा, अब नीदरलैंड को देखो। धार्मिक विभाजन, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्ट, लेकिन क्रॉस कटिंग के कारण शांतिपूर्ण। ठीक है, अभी क्रॉस कटिंग जो पढ़े उसके चलते ये लोग क्या है, संघर्ष तो है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के द्वारा। हिंसक रूप आयरलैंड में आपने देखा। ठीक है। राजनीतिक दलों ने समुदायों के बीच सत्ता साझा की जिससे संघर्ष कम हुआ। देखो, राजनीतिक दलों ने समुदायों के बीच सत्ता साझा की, मतलब यहाँ प्रोटेस्ट और कैथोलिक के बीच में अगर लफड़ा है तो उस लफड़े को खत्म करने के लिए, उस लफड़े को शांत करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या किया गया मेरे दोस्त? सत्ता का बंटवारा। और ये चीजें तो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर सत्ता का बंटवारा हो जाए तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है ना कि कमजोर। क्योंकि कोई भी अगर गलत करेगा तो दूसरा उसके खिलाफ आवाज उठाएगा और दूसरा अगर गलत कर रहा है तो पहला आवाज उठाएगा। तो इससे क्या होगा? सत्ता को मजबूती मिलेगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सिखों का उदाहरण भारत में, अभी हम लोग आयरलैंड, नीदरलैंड देखे और भारत देखो। 1980 के दशक में पंजाब में अलगाववादी आंदोलन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या।
मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई 1984 में इंदिरा गांधी की। उससे पहले 1980 के दशक में पंजाब में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, ये भारत की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने हिंसा को कम किया, अब शांतिपूर्ण। देखो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब राजनीति में अगर प्रतिद्वंदी हों तो उस प्रतिद्वंदी का काम एक दूसरे का आलोचना करना होता है। सिर्फ आलोचना करना नहीं, पक्ष और विपक्ष का काम होता है कि अगर पक्ष में बैठा हुआ सत्ताधारी पार्टी जो है वो अगर समाज कल्याण का काम कर रहा है, उसकी नीतियां अच्छी है, वो देश के भले की काम कर रहा है, तो क्या होना चाहिए बाबू, क्या होना चाहिए बताओ? विपक्ष को उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई नीति जो क्या देश कल्याण लोक कल्याण के लिए न हो के वो पार्टी विशेष के लिए हो, व्यक्ति विशेष के लिए हो, तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का सही मतलब है। निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रतिस्पर्धा समाज को विभाजित कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र में यह एकजुट करने वाली भी हो सकती है। हो सकती है ना बाबू? मतलब कहीं पे उसका परिणाम कुछ और है तो कहीं पे और हो सकता है। मतलब यही है कि अगर वो मतलब व्यक्तिगत तौर पे समाज में अगर विभाजन का काम कर रहा है तो मतलब लोकतंत्र में, राजनीति में वो एकजुटता को भी दर्शाता है, एकजुटता को भी दर्शाता है। ठीक है बाबू? अमेरिका में दबे कुचले समुदायों के आंदोलन। अश्वेत अमेरिकियों का नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 के 60 दशक में, ठीक है, नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अहिंसक प्रतिरोधक। महात्मा गांधी के समर्थक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। निग्रो जाति के लोग जो वहाँ का अमेरिका में रहते थे, इनको सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इनको मतलब अमेरिका अपना मतलब नागरिक मानता ही नहीं था। इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिससे एक खुद को साबित करे, जिससे एक खुद को साबित कर सके कि हम इस देश के नागरिक हैं, जिससे एक साबित कर सके कि हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, उनके लिए लगातार लड़ाई लड़ी गई। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, और इन्हीं के बदौलत उनको उनका हक मिला। ठीक ना? मांगे, इनकी मांगे क्या किया थी? वोट का अधिकार, क्योंकि इन्होंने वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इनको अमेरिका अपना प्रजा मानता ही नहीं था। अलगाव समाप्ति जैसे इन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। मतलब एक गांव समाज में नहीं रह सकते थे, इनको जंगलों में रहना था। मतलब वो जब देश के हो ही नहीं तो आपको किसी भी संसाधन को यूज करने का अधिकार नहीं था। तो उस अलगाव से इन्हें समाप्ति चाहिए थी। जैसे स्कूलों में अलगाव अलग लेकिन समान नीति का विरोध। ठीक है, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं भाई? 1954 में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन का फैसला। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अलगाव असंवैधानिक घोषित किया। ये लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई थी बाबू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, नस्लीय भेदभाव पर प्रतिबंध, जो इन लोगों के साथ होता था, काले होने के चलते, अश्वेत होने के चलते इनके साथ जो भेदभाव होता था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अश्वेत शक्ति आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से, नेतृत्व ब्लैक पैंथर्स, मिलंट विलियम ह्यूबर्ट न्यूटन। ठीक है, ठीक है। अब इनकी मांग क्या थी भाई? अब इनकी मांग क्या थी? आर्थिक न्याय, पुलिस हिंसा के खिलाफ, मतलब पुलिस के द्वारा इनके साथ बर्बरता से पेश आया जाता था, उसके लिए। ठीक है, और सबको आर्थिक न्याय मिले, उसके लिए इनकी लड़ाई चल रही थी। ठीक ना? प्रतीक काली मुट्ठी, ओलंपिक 1968 में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस द्वारा। ठीक है, परिणाम कानूनी सुधार, लेकिन आर्थिक असमानता बनी रही। ये चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। समाज में अगर
आर्थिक रूप से असमानता है तो उसको इतना जल्दी समान तो नहीं किया जा सकता ना, इतना जल्दी समान तो नहीं किया जा सकता, है ना बाबू। आगे देखो, दलित पैंथर्स भारत 1972, स्थापना मुंबई में नामदेव दसाल, जोहर मालिक आदि द्वारा। प्रेरणा क्या था अमेरिकी ब्लैक पैंथर से। मांग क्या थी, दलितों के खिलाफ हिंसा रोकना, आरक्षण, सामुदायिक सामाजिक न्याय। ये चीजें तो यार आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हो, ये चीजें तो हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। प्रभाव क्या हुआ, दलित साहित्य और राजनीति को बढ़ावा, जैसे बीएसपी का उदय, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मायावती की सरकार जो है, जिस पार्टी की बात हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, चना का अधिकार, देखो यहाँ चना हो गया है भाई, इसको सही कर लो, सूचना, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है बाबू। आरंभ 1990 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में देवदुंगरी गांव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा, मनीष सिसोदिया द्वारा। पृष्ठभूमि, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने गांव वालों को सरकारी खर्चों का जानकारी मांगी, ठीक है ना। विधि मतलब जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग, दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से पढ़ना, ठीक है। परिणाम 2005 में आरटीआई अधिनियम पारित, नागरिकों को सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार मिला, है ना। महत्व क्या हुआ, महत्व क्या हुआ, महत्व क्या हुआ मेरे दोस्त, महत्व ये था कि भ्रष्टाचार कम करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाया। यह दर्शाता है कि कैसे छोटे संघर्ष बड़े बदलाव लाते हैं, कैसे छोटे संघर्ष बड़े बदलाव लाते हैं। इस चीज से आप भी सीख सकते हो, क्योंकि मेरे बाबू मेरे दोस्त, छोटा सा आदत कब आपको जिंदगी में बड़ा बना दे आप खुद नहीं जानते। जो चीजें आज आप करके बैठे हो, जो चीजें आज आप करके बैठे हो, जिसके चलते आपकी जीवन एक अलग तरीके से जी रहे हो, उसमें छोटा सा बदलाव लाओ, थोड़ा थोड़ा। अचानक एक ही बार बदलने का कोशिश करोगे ना, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर करके देखे हो। अगर चाहते हो कि आपका जीवन वैसा हो जैसा कभी सपने में आपने सोचा था, तो उस सपने को हकीकत में जीने के लिए बदलाव रोज थोड़ा ना थोड़ा होना ही चाहिए। और वो बदलाव जब तक नहीं होगा मेरे बाबू, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोशिश कल से क्यों, अभी से शुरू, है ना। चलो देखो, लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका, लोकतंत्र विरोधी नहीं बल्कि मजबूत करने वाला संघर्ष सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। भारतीय उदाहरण, चिपको आंदोलन पता होगा सबको, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड 1970, महिलाओं ने वनों के रक्षा के लिए पेड़ों को गले लगा लिया, पेड़ों को गले लगा लिया, मतलब प्रकृति को किस तरीके से लोगों को प्रेम था, ठीक है। ताड़ी विरोध में आंदोलन, आंध्र प्रदेश, महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की, ठीक है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली बात है कि नहीं, बताओ, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात है कि नहीं। तो जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण है, इन दो एग्जाम्पलों से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना बाबू। राजनीतिक दलों की भूमिका, दल नीतियां बनाते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं, सरकार चलाते हैं। भारत में क्षेत्रीय और क्या स्थानीय सरकारें जो है, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टियां, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में जिसको आप देखते हो, क्षेत्रीय पार्टी में जिसको देखते हो, तो ये सब पार्टियां क्या करती है, नीति बनाती है, उम्मीदवार चुनती है, सरकार चलाते हैं, ठीक है।
लेकिन एक दलीय व्यवस्था जैसे चीन में संघर्ष दब जाते हैं, दबेगा ही। जब एक ही दल शासन करेगा तो ना उसका कोई पक्ष ना विपक्ष, उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर आवाज उठाएगा कौन और कैसे उठाएगा? ठीक है ना। तो इन सब चीजों के लिए बाबू पक्ष और विपक्ष का, पार्टियों का होना जरूरी है, दबाव समूह का होना जरूरी है, संगठन का होना जरूरी है। मतलब जब देश कल्याण की बात, लोक कल्याण की, समाज कल्याण की बात हो तो सरकार का प्रशंसा करने से भी आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी आपके अधिकारों के साथ गलत हो रहा है, सरकार की नीति लोगों के जन कल्याण के लिए नहीं है, वो अपने सत्ता का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो उस पर आवाज उठाना भी क्या है, जरूरी है, नहीं है ना बाबू? स्पष्ट है, बातें क्लियर है, ठीक ना। चुनौती, अगर प्रतिस्पर्धा हिंसा में बदल जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। जैसे श्रीलंका में तमिल संघी संघर्ष और नेपाल में अभी जेनजेड वाला घटना जो देखे हो, ये सब चीजें इसके एग्जाम्पल है कि नहीं है, बताओ? ये सब चीजें इसके एग्जाम्पल है कि नहीं बाबू, है ना? समझ में आ रही है बातें? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? मुख्य अवधारणाएं और निष्कर्ष। प्रतिस्पर्धा का लाभ, विभिन्न समूहों को आवाज मिलती है, नीतियां समावेशी बनती है। समावेशी मतलब जिसमें सबका कल्याण हो, और विभिन्न समूहों को आवाज मिलती है। मतलब पहले क्या था कि पहले समाज में दबे कुचले वर्गों को बोलने का मौका नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में आज समाज के हर वर्ग को बोलने का मौका है। किसके वजह से? प्रतिस्पर्धा का लाभ, ठीक है ना। संघर्ष का प्रबंधन, लोकतंत्र में चुनाव, अदालतें, आंदोलन संघर्षों को शांतिपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो भारत की विविधता, धर्म, जाति, भाषा के बावजूद लोकतंत्र सफल, क्योंकि प्रतिस्पर्धा एकजुट करने वाली है। यहाँ प्रतिस्पर्धा का मतलब टकराव वाली बात नहीं, यहाँ प्रतिस्पर्धा मतलब अपने अपने विचारों के द्वारा, यहाँ प्रतिस्पर्धा का मतलब अपने अपने विचारों के द्वारा प्रजा के हित की बात करना। तो कहीं न कहीं टकराव नहीं, एकता की बात करती है। अब जो पार्टी मान लो सरकार में है पिछले कई दशक से, और वो लोगों के भलाई की का काम नहीं की, तो अगली जो पार्टी चुनाव लड़ेगी उसकी प्रतिद्वंदी होगी, और वो सब योजना और उन सब चीज़ों को का चर्चा करेगी, जिससे क्या होगा बाबू, क्या होगा? लोगों को एक उम्मीद मिलेगी कि चलो इस पार्टी को अगर हम जिताते हैं तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो इससे जो पार्टी 10 साल से कुछ नहीं की है उसको भी लगेगा कि यार नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है कहीं ना कहीं एकजुटता का परिणाम है। बातें बहुत मजे से समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। संदेश, लोकतंत्र में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन यह प्रगति का स्रोत भी है। बिल्कुल सही बात है, कुछ संघर्ष प्रगति के ही स्रोत होते हैं, जस्ट लाइक यू। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो मेरे दोस्त, व्यर्थ नहीं जाएगा, बशर्ते कि उसमें आपके जो डेडिकेशन है ना उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, खुद पे भरोसा कम नहीं होना चाहिए। यकीन मानो आज का दिन अपना नहीं है, लेकिन एक दिन आपका होगा। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आज के इस क्लास में मैंने वो चीज़ें समझाने का प्रयास करा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद भी जो ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे ज़रूरत लगेगा, क्वेश्चन सीरीज जब मैं शुरू करूँगा एग्जाम बोर्ड के लिए, ये जल्दी से पूरा का पूरा बुक का सिलेबस ख़त्म करने के बाद, तब हम लोग इत्मीनान से उन सभी चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को उस क्वेश्चन के माध्यम से भी डिस्कस करते रहेंगे। और इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई को लेके वो जोश और जुनून एकदम बरकरार रखो, खूब दिलो जान से पढ़ो, मस्ती करो, खुश रहो, अपनों को और अपनों के साथ अपना ख्याल रखो। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं कल, तब तक रखो अपना ख्याल, है ना बाबू।